आज बहुत ही मैं कहूँगी कि बहुत ही डिस्टर्बिंग एक इवेंट जो सामने आया है। जापानीज़ लॉन्गेस्ट सर्विंग जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर और जापान के लिए मैं कहूँगी कि एक राजनीतिक युग पुरुष शिंजो आबे की मृत्यु के साथ। शिंजो आबे की मृत्यु के साथ मेरे हिसाब से जापान की राजनीति का और जापान की जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसका एक पूरा का पूरा युग समाप्त हो गया है। पहली बात तो ये हमें समझना ज़रूरी है कि शिंजो आबे की इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, जापान एक ऐसा देश है जहाँ पे लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का रूल रहा है। आप हम समझ सकते हैं जैसे कि हमारे यहाँ पे बहुत लंबे वक्त तक कांग्रेस पार्टी का रूल था, उसी तरह से एक ट्रेडिशनल जो पार्टी है वहाँ पे डोमिनेंट पार्टी है, वो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से ही ज़्यादातर जो जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो निकले हैं। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग फ्रेज़ है कि जापान की जो पॉलिटिक्स है वो रिवॉल्विंग डोर पॉलिटिक्स है। इसका मतलब कि वहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर आता है, जाता है, आता है, जाता है, तो बहुत फास्ट वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स चेंज होते हैं। ज़्यादातर ये होते लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से ही हैं, लेकिन चूंकि इनके फैक्शंस का सपोर्ट बढ़ता रहता है, तो उस हिसाब से इनके प्राइम मिनिस्टर्स चेंज होते रहते हैं। तो ऐसे मैं कहूँगी वोलेटाइल जो प्राइम मिनिस्टरशिप है, वहाँ पे शिंजो आबे लॉन्गेस्ट सर्विंग जापानीज प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उभरे। ये शिंजो आबे एक पॉलिटिकली हैवी वेट परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। इनके ग्रैंडफ़ादर मतलब पैटर्नल और मैटर्नल दोनों ही इन्होंने मॉडर्न जापान की नींव रखी है। और शिंजो आबे 2006 से 7 एक बार जापान के प्राइम मिनिस्टर रहे। उसके बाद 2012 में आए और 2012 से लेके 2020 तक का जो वक़्फ़ा था, उसमें उन्होंने जापान में कुछ आमूल-चूल परिवर्तन किए। जापान में भी किए और जापान के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या जो अंतर्राष्ट्रीय जो मंचों पर जापान की प्रेजेंस है उसको बढ़ाया, और लास्टली चाइना के थ्रेट को बैलेंस करने के लिए बहुत सारे काम किए। ब्रीफली मैं आपको बता सकती हूँ क्या है। देखिए, पहले तो जब शिंजो आबे सेकंड स्टिंट में आए 2012 में, तो जापान में तमाम तरह के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वगैरह वगैरह, एक चाइना को लेकर जो सेंकाकू आइलैंड्स हैं, जापान का आइलैंड डिस्प्यूट है वो, उसके बाद नॉर्थ कोरिया का थ्रेट, और उसके साथ सबसे बड़ा डोमेस्टिक एक इशू है जापान में, एक चीज़ है जिसको आर्टिकल 9 कहते हैं। आर्टिकल 9 जो है वो पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है जो रिनाउंस करता है वॉर एज एन ऑप्शन। यानी कि जापान जो है वो कभी आर्मी नहीं रखेगा, एक स्टैंडर्ड आर्मी नहीं रखेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। शिंजो आबे एक रियलिस्टिक तरीके से हमेशा इस बात को आर्ग्यू करते रहे कि जापान को ज़रूरत है एक सशक्त सेल्फ डिफेंस फोर्सेस की, क्योंकि जापान के एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स इतने सारे, एक तरफ चाइना, एक तरफ नॉर्थ कोरिया, दोनों ही न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स हैं। नॉर्थ कोरिया तो रोग स्टेट है पूरी तरीके से। तो इसके लिए पहले तो जो मैंने कहा कि पहले तो शिंजो आबे ने इकोनॉमिक्स संभाला, इसको आबेनॉमिक्स कहते हैं, और 3 बेसिकली उन्होंने काम किए जिनसे इकोनॉमिक्स को संभालने का। तो ऐसा नहीं है कि फौरन ही फर्क पड़ गया, लेकिन लॉन्गर रन में जापान की इकोनॉमिक रिकवरी काफ़ी हद तक उन्होंने पॉसिबल कराई। दूसरा, जो मैंने आपसे कहा कि जो सेल्फ डिफेंस फोर्सेस हैं उनको कैसे सशक्त बनाना है। 2017 तक जापान में ऐसा था कि केवल 1% जीडीपी का, केवल 1% एक कैप था कि उससे ज़्यादा आप सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के ऊपर खर्चा नहीं कर सकते। शिंजो आबे ने पहली दफ़ा इस कैप को हटाया और उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो कैप है ये लिमिटिंग है। तो बहुत क्रिटिसिज्म हुआ चाइना की तरफ से वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी शिंजो आबे अड़े रहे अपनी बात पे, उन्होंने उस कैपिंग को हटाया। और उसके बाद से वही वो वक्त है जब जापान के सेल्फ डिफेंस फोर्सेस, एयर डिफेंस फोर्सेस, मैरिटाइम डिफेंस फोर्सेस में बहुत डिफेंस पोस्चरिंग जो थी वो बड़ी तेज़ी से उभरी, उनका बजट बहुत बढ़ा, और मैं कहूँगी कि काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्रेस हुई जापान के डिफेंस पोस्चरिंग में। ये किया। तीसरा, शिंजो आबे हमारे लिए भारत के लिए पर्टिकुलरली बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2007 में ही वो टाइम है जब शिंजो आबे ने इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट फ्लोट किया था। इंडियन पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने एक स्पीच दी थी, कॉन्फ्लुएंस ऑफ द 2 सीज, तो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन का कॉन्फ्लुएंस। और आज जो हम क्वाड को देखते हैं और क्वाड से रिलेटेड ये जो तमाम मल्टीलैटरल, प्लूरिलैटरल जो इनिशिएटिव्स हैं इंडो पैसिफिक के रीजन में, इन सबकी नींव जिससे रखी है, जो दृष्टा था, जो एक विजनरी था, वो शिंजो आबे था।
भारत के लिए पर्टिकुलरली तो उनका हमसे बहुत ही डिटेल में मैं कहूँगी कि बहुत अच्छी हमारे दोनों प्राइम मिनिस्टर्स की एक दोस्ती, कामराजरी, बॉनहोमी दिखती है हमें। 2014-15 के टाइम पे हमने 2015 में हमने सिविल न्यूक्लियर डील किया जापान ने हमारे साथ, जबकि हम न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप्स का हिस्सा नहीं हैं उसके बावजूद। और उसके बाद तो तमाम चीज़ें, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो तमाम प्रोजेक्ट्स हो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, तब से लेकर जापान जो है वो हमारा नेचुरल पार्टनर की तरह उभरा है, इंडो पैसिफिक के रीजन में भी और उसके बियॉन्ड भी। और एक और महत्वपूर्ण बात कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं जापान में, जैसे अगर आपको ध्यान होगा कि 2020 में शिंजो आबे स्टेप डाउन कर गए थे, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर और ही स्टेप्ड डाउन, और क्योंकि उनकी तबीयत बड़ी ख़राब थी। उस वक्त जो आए थे शिंजो आबे के सक्सेसर योशिहिदे सुगा, वो या उसके 1 साल बाद जो फूमियो किशिदा आए, शिंजो आबे दोनों के ही मेंटोर्स हैं। और आज जब शिंजो आबे के साथ ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट घटना हुई है, उसके बाद से फूमियो किशिदा जिस तरह से इमोशनल हो गए थे, भावुक हो गए थे अपने मेंटर के ऐसी स्थिति पर, तो उससे ये साफ जाहिर था कि एक आम जनमानस में, पॉलिटिकल क्लास में शिंजो आबे की पकड़ क्या थी। तो मैं बार-बार इस चीज़ को कह रही हूँ कि हर जगह, हर किसी भी देश की जो पॉलिटिक्स होती है, वो पॉलिसी और पर्सनैलिटी दोनों का मिश्रण होता है कि पॉलिसीज़ क्या हैं किसी गवर्नमेंट की, और उस गवर्नमेंट में जो लीडर्स हैं उनकी पर्सनैलिटी क्या है। लेकिन जापान में थोड़ी पर्सनैलिटी कल्ट का जो केंद्रीय भूमिका है वो ज़्यादा है, और शिंजो आबे कम से कम मॉडर्न जापानीज़ जो टाइम्स हैं और भारत के संदर्भ में, अमेरिका से क्लोजनेस के संदर्भ में, और यूरोप से क्लोजनेस के संदर्भ में, चाइना को काउंटर करने के संदर्भ में, इन सारे संदर्भों में शिंजो आबे की जो भूमिका है वो बिल्कुल सेंट्रल है। और आगे अपनी बात को इसी तरह ख़त्म करूँगी कि देखिए, ऐसा नहीं है कि फॉरेन पॉलिसी में कोई रातों रात बदलाव आ जाएगा कि शिंजो आबे अब नहीं रहे, लेकिन वो जो गर्मजोशी हमें दिखती थी, वो जो हमें पर्सनैलिटी का एक ज़ोर दिखता था, वो जो हमें एक पुश मिलता था शिंजो आबे की पर्सनैलिटी से तमाम मल्टीलैटरल फोरम्स पे, वो चीज़ हम डेफिनेटली मिस करेंगे। और भारत के लिए और बाकी पूरे विश्व के लिए और जितने हमारे नेचुरल पार्टनर्स हैं, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, जो डेमोक्रेटिक अलायंस है, उन सब को बहुत बड़ा धक्का इससे लगा है। और इसलिए भी लगा है कहीं न कहीं क्योंकि जो शिंजो आबे को जिन्होंने असैसिनेट किया है, यामागामी तेत्सुया, नारा के रहने वाले, वो खुद मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस में सर्व कर चुके हैं। तो ये कहीं न कहीं जापान में एक इंटरनल चर्निंग का भी वक़्त है, और इंटरनेशनल चर्निंग का तो भाई डेफ़िनेटली होगा ही। तो मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करूँगी शिंजो आबे को, और भारत ने तो एक अपना बहुत अच्छा और पक्का मित्र खो दिया है।